नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है नरेश कुंतल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के क्लासेस में। और बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। CBSE के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं, मैंने इस सीरीज के अंदर उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो बच्चों, हम दिल्ली बोर्ड के, CBSE के और ऑल इंडिया बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बेटा इस चैप्टर से, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जितने भी वन लाइनर रहे हैं, खासकर आज हमारा पोर्शन रहेगा वन लाइनर के ऊपर। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोचिंग का नाम के क्लासेस है। बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के हमारे जो भी क्लासेस के जो नोट्स हैं, हमारे पास हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। यदि आप चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे व्हाट्सएप पे। चलिए, सिलेबस का हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट। तो क्वेश्चन आया है बेटा आपके पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर से। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल और नॉन आइडियल क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो सारी चीज क्लियर करने के लिए पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। हमारे चैप्टर में एक टर्म आता है बेटा, राउल्ट लॉ। ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। अब आपको ये नहीं पता हो कि राउल्ट लॉ क्या होता है, तो मैं थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा राउल्ट लॉ क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि वे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन माना जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर देखा जाए तो दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। कौन कौन सी कंडीशन है बेटा? पहली कंडीशन है कि यदि उस सॉल्यूशन का ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बराबर हो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के। ठीक है। दूसरी कंडीशन है बेटा, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन ए के पार्टिकल और बी के पार्टिकल। क्या हुआ कि जब आपने किसी भी सॉल्यूशन को फॉर्म किया होगा तो आपने कोई भी दो पार्टिकल लिए होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट की फॉर्म में। तो सपोज कीजिए आपने ए के पार्टिकल को सॉल्यूट माना और बी के पार्टिकल को सॉल्वेंट माना, तो इनके बीच के इंटरेक्शन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है बेटा हमारे पास, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला दें तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारे पास, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब यहां पे है बेटा एंथैल्पी से। यदि डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन और लेस देन 0 आती है तो बेटा रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहां पे ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती। और पांचवा पॉइंट है बेटा आपके पास, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। ये 5 पॉइंट यदि कोई भी सॉल्यूशन फॉलो करता है तो बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा, यदि इन पांचों में से बेटा कोई भी एक कंडीशन अगर अनसेटिस्फाई होती है तो बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। अब आपसे एग्जाम में जो सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा बेटा कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बताइए कौन कौन से होते हैं। आगे सवाल आएगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है बेटा बेंजीन प्लस टोलुइन। जब आप बेंजीन और टोलुइन को आपस में मिक्स करते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। एथाइल क्लोराइड, एथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में यही एग्जांपल आपके पास दे रखे हैं, तो आपको यही पढ़ के चलना है। अगर क्या हो, कोई भी सॉल्यूशन अगर राउल्ट लॉ फॉलो ना करे तो क्या होगा बेटा? ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हों उनको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से, और ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन, इन्हें कहा जाता है इन्हें पॉजिटिव वाले, और उन्हें कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन शो कराने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं? कंडीशन बड़े ध्यान से समझना, एग्जाम में सवाल कंडीशन से आता है। क्या आता है सुनो, कह रहा है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। ऐसी कंडीशंस होती हैं पॉजिटिव डेविएशन के केस में। आप ऐसे समझिए कि जो मैंने आपको पांचों प्रॉपर्टी लिखाई थी उनमें से 4 प्रॉपर्टीज की वैल्यू बड़ी होती है पॉजिटिव के केस में, छोटी होती है नेगेटिव के केस में। तो आप कहेंगे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर।
इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, और लास्ट है ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि इस पॉजिटिव डेविएशन के केस में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा होता है जबकि ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि हम जानते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये हमेशा से ही चलता आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस वजह से। दूसरा, एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछता है वो एक सवाल यहां से आता है, ध्यान से सुनना, कि जब भी आपने दो पार्टिकल्स को आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में यदि उनका वॉल्यूम बढ़ गया, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, तो बनने वाला सॉल्यूशन एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और नॉन आइडियल में भी कौन सा होगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन शो कराने वाला होगा। यहां देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, यदि पार्टिकल्स को मिलाने के बाद उनकी एंथैल्पी इज ग्रेटर देन जीरो आई तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हुई होगी बेटा? वहां पे हुई होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखेंगे ये बात? चलिए इसकी उल्टी इसके एग्जाम्पल और पढ़ लीजिए बेटा, यहां से सवाल आता है एग्जाम में। आपके पास क्या करता है, चार ऑप्शन देके रखेगा, आपसे कहेगा इन चारों में से बताइए कौन सा वाला पॉजिटिव डेविएशन शो कराएगा, कौन सा वाला नेगेटिव डेविएशन शो कराएगा। देखिए पहला एग्जांपल है इसका, एसीटोन प्लस बेंजीन। जब आप एसीटोन और बेंजीन को मिलाते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कराता है। एसीटोन प्लस इथेनॉल, ये पूछा है बेटा एग्जाम में। वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस मीथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4। अब याद करने के लिए आप कैसे भी देख लीजिए, जैसे मैं आपको एक फनी ट्रिक बताऊं, सुनना ध्यान से। वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है बेटा? इथेनॉल होती है बेटा दारू। जब आप दारू और पानी को मिलाते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है और वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो कराने वाला। वाटर प्लस मीथेनॉल, मीथेनॉल क्या होता है बेटा? मीथेनॉल होती है कच्ची दारू। जब आप कच्ची दारू के साथ में वाटर मिलाते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला। ठीक है, याद रखेंगे यहां से। चलिए अगला है आपके पास, यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो और नेगेटिव डेविएशन शो कराए तो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए पहली कंडीशन है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वैल्यू कम हो जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। यहां से देखिए, यहां से आता सवाल, डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, मतलब पार्टिकल्स को मिलाने के बाद में वॉल्यूम की वैल्यू कम हो गई, वॉल्यूम घट गया। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो मींस डेल्टा एच मिक्सिंग अगर जीरो से कम है तो आप कह सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो बेटा ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस में सॉल्यूशन के अंदर से हीट निकलती है बेटा। ठीक है, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ये मैं बता चुका हूं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, ये पूछे जाते हैं आपसे, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, HCl प्लस वाटर और एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन। ये एसिड है बेटा और पायरिडीन एक बेस होती है। ठीक है, एसिड और बेस दोनों को मिलाकर सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ठीक है, मेन चीजें ये। चलिए, तो आपसे जो सवाल ये पूछा था कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, अब हम चलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर के पास में। देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? लिक्विड मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉयल लाइक ए प्योर लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिन्हें आप एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में मिलाएं, मिलाने के बाद में बेटा वे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो कौन हो? एक प्योर लिक्विड हो। मतलब जैसे आपने ए और बी को आपस में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दोनों एक ही पार्टिकल हों। मींस आप अब इन्हें हीट कराने के बाद में भी सेपरेट नहीं करा सकते। हीट तो कराना छोड़िए, आप अगर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर देना तब भी आप इन दोनों को सेपरेट नहीं करा सकते। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स या एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग। अब आप कहेंगे हम किस किस को याद रखें?
कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर उन्हें कहा जाता है जो आपने थोड़ी देर पहले जहां पे आपने नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ पढ़ा था, यानी कि जो एग्जांपल आपने नेगेटिव डेविएशन के पढ़े थे वही एग्जांपल किसके हो जाएंगे बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर के। और जो एग्जांपल आपने पॉजिटिव डेविएशन के पढ़े थे वही हो जाएंगे किसके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर के। ठीक है ना बात, कोई दिक्कत है भैया यहां तक? चलिए अब आप आइए अपने सवाल पे, आपका सवाल क्या कह रहा है। एन एजियोट्रोपिक मिक्स सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट, जब ये क्या कह रहा है कि जब आपने किसी ए और बी को आपस में मिलाया और इन्होंने एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कराया, ठीक है, फॉर्मेशन होने के बाद में ये कह रहा है कि डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू कम हो गई, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू कम हो गई। तो आप बताइए भैया मुझे डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू किसके अंदर कम होती है, बताइए। आप कहेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू कम होती है किसके अंदर, नेगेटिव डेविएशन के अंदर। किसके अंदर भैया, नेगेटिव डेविएशन के अंदर। और नेगेटिव डेविएशन कौन से कराते हैं भैया, कौन से एजियोट्रोपिक मिक्सचर कराते हैं, आप कहेंगे नेगेटिव डेविएशन तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कराते हैं। कौन से कराते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर सो कराते हैं। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, सोज ए पॉजिटिव डेविएशन, सोज ए नेगेटिव डेविएशन, सोज नो डेविएशन और इज सैचुरेटेड। तो कौन सा डेविएशन करा रहे हैं भैया, नेगेटिव डेविएशन करा रहे हैं। कौन सा करा रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन करा रहे हैं। ठीक है, मैंने इतना टाइम इसलिए लिया बेटा क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सवाल होंगे वो यहीं से सॉल्व होंगे। यदि मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा तो आगे आने वाले सवाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। आपसे कह रहा है एक आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी आपके लिए दे रखी है 0.2 m। ठीक है, आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक, आप जानते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ये केबी क्या है यहाँ पे, केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और स्मॉल एम क्या है यहाँ पे, स्मॉल एम है बेटा मोलैलिटी। आप जानते हैं पानी के लिए केबी की वैल्यू होती है 0.52, तो आप यहाँ पे केबी की वैल्यू रखेंगे 0.52 इंटू मोलैलिटी की वैल्यू आपके लिए दी है बेटा 0.2, तो आप रखेंगे कितना रखेंगे 104,123, ये आ जाएगा बेटा 0.104। ये आपके पास वैल्यू आ गई बेटा डेल्टा टीबी की। लेकिन आपसे उसने पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताइए सॉल्यूशन का, तो आप कैसे निकालेंगे यहां से। आप जानते हैं डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो आपको वैल्यू चाहिए किसकी, टीबी की, तो आप निकालेंगे टीबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। रखिए वैल्यू भैया, आप कहेंगे सर डेल्टा टीबी की वैल्यू आई है 0.104 प्लस टीबी नॉट की वैल्यू कितनी होती है भैया, यानी कि वो पानी जो प्योर हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से जब आप निकालेंगे तो टीबी की वैल्यू आएगी भैया 100.104 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 100.104 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपके पास मोलैलिटी की वैल्यू दे रखी थी, आपको पता होना चाहिए कि केबी कितना होता है वाटर के लिए और केएफ कितना होता है। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में ये वैल्यू आपके लिए क्वेश्चन में दे के रखे और कभी कभी ना भी दे के रख सकता है। चलिए अगला सवाल है आपके पास, 2023 में सवाल आया बेटा, लास्ट ईयर ही आया है, इसी से मिलते जुलते सवाल आपके 2024 वाले क्वेश्चन में आएंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन। ये कह रहा है कि जब भी आप मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बेटा ध्यान से सुनना, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करे, यानी कि कोई भी पार्टिकल आपने कितने नंबर में लिए हैं इस बात पे डिपेंड करेगी, ना कि उनका नेचर कैसा है। ठीक है, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हो।
अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में केवल बेटा 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक है बेटा आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से केवल हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। किस बात के लिए? मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं बेटा प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीमर्स हो सकते हैं, और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उनका मास कैलकुलेट करने के लिए वो कह रहा है कि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये हिस्सा ही क्यों यूज करते हैं जहां पे आप ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्यों यूज करते हैं, ये वाली बात कर रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके वैल्यूज निकालते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर में यदि आप कंसंट्रेशन डाइल्यूट अमाउंट में भी लेके चलेंगे ना, तब भी वहां पे वैल्यूज काफी हाई अमाउंट में निकल के आती हैं। ठीक है, दूसरा, आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे जो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यूज रूम टेम्परेचर पे भी कैलकुलेट करी जा सकती हैं। ठीक है बात, इसीलिए हम यूज करते हैं किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बताए थे, और ये सवाल वहीं से उठ के आया है कि आपसे पूछ रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए आप कौन कौन से 2 कंपोनेंट को आपस में मिक्स करेंगे। तो बताओ कौन कौन से को करोगे भैया? मैंने बताया था आपको लिए एन हेक्जिन और एन हेप्टेन जब आप आपस में मिक्स करते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए, ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन with 30 ml of chloroform the total volume of the solution is। अब भैया आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप मिक्स करते हैं किसी भी एसीटोन को किसके साथ में भैया? क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो बनने वाला सॉल्यूशन एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। लेकिन नॉन आइडियल में भी कौन सा सॉल्यूशन बनता है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए ये दोनों कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? ये दोनों नेगेटिव डेविएशन शो कराने वाला सॉल्यूशन बनाते हैं। यदि भैया ये नेगेटिव डेविएशन शो कराते हैं तो बताइए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू इज लेस देन 0 होती है। मींस जब भी आप नेगेटिव डेविएशन वाले कोई भी 2 कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम घट जाता है। तो जब पहले यदि आप वॉल्यूम देखें, ये वॉल्यूम है बेटा 20 ml, इसका वॉल्यूम है 30 ml। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? 50 ml, लेकिन घट जाएगा, और घट जाएगा तो वॉल्यूम 50 ml से कम निकल के आएगी। ठीक है बात? इस तरह के सवाल बेटा पेपर में आपके पास आएंगे। लेकिन उसने थोड़ा सा इस सवाल को दिमाग से खेला है, क्योंकि उसको वो ये चाहता है कि आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर कौन सा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, चलिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। इस चीज को मैं काफी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, अभी बस आप थोड़ी देर के लिए बस ऐसे समझ लीजिए, इसका आंसर क्यों आया वो आगे पता चल जाएगा। ये कह रहा है कि जैसे जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जैसे कि आप देखिए ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं इंडिया के अंदर, जैसे उत्तराखंड का, हिमाचल का एरिया और असम का एरिया, इन एरियाज में जितने भी लोग रहते हैं वे एक हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। हम जहाँ पे रहते हैं यूपी वाले एरिया में, वो एरिया बेटा ग्राउंड एरिया है। हाई एल्टीट्यूड के एरिया पे क्या होता है, वहाँ पे ना प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, और प्रेशर की वैल्यू कम होने की वजह से जब भी आप रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड के अंदर बेटा कम घुलता है। ठीक है ना? तो फिलहाल आप बस आप इतना याद रखेंगे कि क्या होता है वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है वहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बेटा वहाँ पे कम होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बेटा आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपसे इस चैप्टर के अंदर बेटा मैंने 10-11 डेफिनेशंस को यहाँ पे इकट्ठा किया है, जो डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं एक एक नंबर में। ठीक है ना? तो एक एक करके मैं बारी बारी से सारी डेफिनेशंस को आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पहली है बेटा आपके पास मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? सिंपल भाषा में समझेंगे, बुक्स के अंदर काफी टिपिकल लैंग्वेज में लिखा होता है, आप सिंपल भाषा में समझिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व किया, इसी को कहा जाता है मोलरिटी। जैसे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सही बात। यदि आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो देखिए मोलरिटी इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं भैया? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम मास अपॉन मोलर मास।
मास अपॉन मोलर मास या फिर वेट अपॉन मोलर मास, W अपॉन mw, ये किसके हैं? ये हैं भैया सॉल्यूट के। और ये वॉल्यूम किसका है? ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। यदि आप वॉल्यूम को ml में कंसीडर करते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई कराते हैं, यदि आप वॉल्यूम को लीटर में कंसीडर करते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करें भैया मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलरिटी की यूनिट भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब आप निकालते हैं तो किस में निकालते हैं? आपके भैया मोल में निकालते हैं। और किस में डिजोल्व करा रहे हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। चलिए, इसी से मिलती जुलती है बेटा मोलैलिटी। और मोलैलिटी में और मोलरिटी में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या फर्क है? बस इतना समझिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, जहां पे आप मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहे थे, यहां पे आप 1 किलो सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर जब आप इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो आता है बेटा मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, जब आप इसकी यूनिट बनाएंगे तो बेटा यूनिट आएगी मोल पर केजी। क्या आएगी? मोल पर केजी। ठीक है, दूसरा सवाल मोलैलिटी से पूछा जाता है भैया। क्या पूछा जाता है कि मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन, ध्यान से सुनना, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और सवाल पेपर में यही पूछा जाता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करती। ध्यान से सुनना, क्योंकि टेम्परेचर का और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है भैया, लेकिन यहां पे देखना, क्या यहां पे आपको कहीं भी वॉल्यूम का टर्म दिख रहा है? आप कहेंगे भैया नहीं दिख रहा, लेकिन आप थोड़ी देर पहले देखिए, क्या आपको मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे मोलरिटी अफेक्ट होती है, लेकिन मोलरिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब भी आपसे कहे कि आप कंसंट्रेशन निकालिए किसी भी सॉल्यूशन की, और वो कंसंट्रेशन एक प्रिसाइज होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, तो आप मोलरिटी के कंपैरिजन में मोलैलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है बात, ये बात आप याद रखेंगे। अगली डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है मोल फ्रैक्शन। इसके नाम में बेटा फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का वास्तविक मतलब होता है आप किसी भी एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं और वो हिस्सा होना चाहिए टोटल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब भी आपने किसी एक सॉल्यूशन को फॉर्म किया होगा तो सपोज कीजिए आपने 2 पार्टिकल को आपस में मिक्स किया, A प्लस B को। ठीक है, अब आप उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर से A का हिस्सा जानना चाह रहे हैं, तो A का हिस्सा अगर आप निकालेंगे बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो कुछ क्या इस तरह से नहीं आएगा, A अपॉन A प्लस B। A का हिस्सा टोटल के रेस्पेक्ट में कितना है, इसी तरह से आएगा ना भैया। चलिए, तो फॉर्मूला देखिए, मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए, अपॉन में टोटल सॉल्यूशन के या जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए। ठीक है, जैसे आप बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में, बेटा एक बात याद रखना, मोल फ्रैक्शन को ये एक्शन नहीं है, ये इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं इसको? काई। मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर आपको निकालना है तो ऊपर किसे लेना पड़ेगा? सॉल्यूट को। नीचे किसे लेना पड़ेगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यदि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चाहते हैं किसके? सॉल्वेंट के, तो ऊपर किसे लेंगे? सॉल्वेंट को। नीचे किसके लेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। या फिर आप कह सकते हैं जिसके भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आप निकालना चाह रहे हैं सॉल्यूट के, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द मोल्स, NT। ठीक है, दूसरा बात, मोल फ्रैक्शन बेटा यूनिटलेस होती है। क्यों होती है यूनिटलेस? ये आप जानते ही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब आपने निकाले होंगे और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट आप निकाल रहे हैं, तो दोनों यूनिट एक दूसरे की सेम होती हैं। यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है, इसीलिए इसे यूनिटलेस बोला जाता है। चलिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बोला जाता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? बड़े ध्यान से सुनना। एक और आया था अभी थोड़ी देर पहले, राउल्ट लॉ। दोनों में थोड़ा सा अंतर बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। जब भी किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर आप किसी भी गैस को डिसॉल्व कराने की कोशिश करते हैं तो आप फॉलो करते हैं बेटा हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ क्या कहता है? सुनना, ये कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, मैं लिख देता हूं। ये कहता है
मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करता है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस विद लिक्विड। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी आप गैस को डिजोल्व कर रहे हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, तो जितना प्रेशर आप उस गैस के पार्टिकल्स के ऊपर लगाएंगे उतने ही गैस के मोल फ्रैक्शन डिजोल्व होंगे लिक्विड के अंदर। नहीं है ये बात समझ में? ये कहना ये चाह रहा है कि जितना आप प्रेशर लगाएंगे ऊपर से उतनी ही गैस के पार्टिकल किसी लिक्विड सरफेस के अंदर घोले जा सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी के बेसिस पे यदि आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखें तो ये कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे KH, और इसी KH को बोला जाता है हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यदि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और यदि मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो भैया देखना प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, जैसे जैसे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे उसी हिसाब से कौन बढ़ेगा? उसी हिसाब से हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा। यानी कि स्लोप कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। और जो स्लोप की वैल्यू आती है वो कितना आती है भैया? KH के बराबर आती है, ठीक है। दूसरा सवाल यहां से क्या आता है? इस हेनरी कांस्टेंट की यूनिट बता दीजिए। हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भैया वही होगी जो यूनिट प्रेशर की होगी। यदि प्रेशर ATM में है तो हेनरी कांस्टेंट भी ATM में होगा। यदि प्रेशर बार में है तो हेनरी कांस्टेंट भी बार में होगा। यदि प्रेशर mmHg में है तो हेनरी कांस्टेंट भी mmHg में होगा। याद रखेंगे ये बात। दूसरा एक सवाल बेटा यहां से आता है, आप इस पूरे मैकेनिज्म में ये याद रखेंगे कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। इसका कहने का मतलब क्या है? सुनना, इसके कहने का मतलब है कि यदि जब भी आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ उसके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और जिस लिक्विड का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया उस लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आई समझ में बात? इसीलिए कहा जाता है कि हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। याद रखेंगे बात। अब यहां से एक सवाल पेपर में पूछता है, ध्यान से सुनना। यदि आपने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, और लिक्विड को आप सपोज कीजिए पानी की तरह, यदि आपने पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके अकॉर्डिंग तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी बेटा गैसेस की। बिल्कुल हो जाएगी भैया। इसका मतलब गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन के पार्टिकल कम घुलेंगे। बिल्कुल सही बात है। और यदि ऑक्सीजन के पार्टिकल गर्म पानी में कम घुल रहे हैं भैया, तो आप जानते हैं पानी के अंदर एक्वेटिक स्पीसीज पाई जाती हैं। एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है वहाँ पे। उसके अंदर कुछ पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, कुछ मछलियाँ भी पाई जाती हैं, कुछ जानवर भी, जानवर नहीं मतलब स्पीसीज पाई जाती हैं। यदि गर्म पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम है भैया, तो फिर बताइए वो स्पीसीज सर्वाइव कैसे करेगी? उनके लिए तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा रहना। बिल्कुल हो जाएगा। पेपर में सवाल आपसे यही पूछा है कि एक्वेटिक स्पीसीज कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छे से क्यों रह पाती हैं? तो आप क्या कहेंगे कि टेम्परेचर की वैल्यू जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड के अंदर, टेम्परेचर की वैल्यू आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। और भैया टेम्परेचर जितना ज्यादा घटाएंगे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ठंडे पानी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा घोली जा सकती है। बिल्कुल घोली जा सकती है, ठीक है ना बात। अगर ठंडे पानी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा घोली जा सकती है या कोई भी गैस ज्यादा घोली जा सकती है, तो फिर उसका मैकेनिज्म हम यूज करते हैं बेटा किसके अंदर? कार्बोनेट बीवरेज के अंदर, जहां पे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, अभी चलिए समझाई देता हूं। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देख लीजिए। देखो यहां दिखाता हूं, देखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहला एप्लीकेशन क्या है? यदि किसी लिक्विड के अंदर आप गैस घोल रहे हैं और उस लिक्विड का यदि आपने टेम्परेचर बेटा कम कर दिया तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। देखिए इसका पहला यूज है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बीवरेज। ये कार्बोनेट बीवरेज क्या होती है भैया? जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, उनको बोला जाता है कार्बोनेट बीवरेज। एक्चुअली में होता क्या है ये आप जानते होंगे कि जब भी किसी कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मेशन किया जाता है तो उस केमिकल के अंदर बेटा कौन सी गैस घोली जाती है? उस केमिकल के अंदर CO2 गैस घोली जाती है, ठीक है। ये लिक्विड ही तो है। इस लिक्विड के अंदर CO2 गैस घोली जाती है, लेकिन कब? एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर
यानी कि प्रेशर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी CO2 उतनी ज्यादा घोली जा सकती है। क्यों? क्योंकि हेनरी ने कही थी ना ये बात, क्योंकि हेनरी ने क्या कहा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाएंगे किसी भी लिक्विड के अंदर उतने ही ज्यादा पार्टिकल घोले जा सकते हैं गैस के। सही है बात। अब आप इसका लाइव एग्जांपल देखिए। लाइव कहने का मतलब है रियल लाइफ में। जब आप कोल्ड ड्रिंक मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, जैसे ही आप उसका कैप ओपन करते हैं उसके अंदर से एक फिजिंग साउंड जनरेट होता है, ठीक है ना। वो फिजिंग साउंड हमें ये बताता है कि इस बोतल के अंदर CO2 गैस को घोला गया था। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, इसके अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, बिल्कुल कम होगी। जैसे ही आपने इसका कैप खोला, इसके अंदर जितनी भी डिजोल्व गैसेस हैं वो बेटा बाहर निकल के आ जाती हैं। क्यों आती हैं बाहर निकल के? पर ध्यान से सुनना। क्या बोतल के अंदर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वहां के प्रेशर की वैल्यू कम है, और दुनिया की हर चीज बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो बोतल के अंदर जितनी भी CO2 घुली हुई है बेटा वो कहां पे आएगी? बाहर निकल के आएगी। इसीलिए वो फिजिंग साउंड जनरेट करती है। ठीक है बात। दूसरा सुनना, अगर एक बार जैसे ही आपने कैप खोला उसके अंदर से CO2 निकल के बाहर आ गई, अब क्या होगा? अब आपने जितनी कोल्ड ड्रिंक पीनी थी पी ली, और उस बोतल को कैप को टाइट करके और बोतल को फिर से रख दिया। ठीक है। अगर कोल्ड ड्रिंक बेटा गर्म हो गई, और आप जानते हैं गर्म कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और आपको गर्म कोल्ड ड्रिंक के अंदर स्वाद नहीं आता। सही है ना बात। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आप उस कोल्ड ड्रिंक को वापस से फ्रीज करा दीजिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर उतना स्वाद नहीं आता जितना शुरू में आता है। क्यों भैया? क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक को आपने खोला था तभी उसके अंदर से गैसेस रिलीज होके निकल गई थी। ठीक है। इसका दूसरा मैकेनिज्म कहां पे? देखिए, हाँ मैं फोटो लेके आया मोदी जी का। ठीक है। इन द डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग क्या है बेटा? आपने देखा होगा, हिंदी में इन्हें बोलते हैं गोताखोर। इनका नाम होता है स्कूबा डाइवर्स, इन्हें बोलते हैं गोताखोर। ये जनरल लाइफ में भी देखने के लिए पाए जाते हैं और कुछ मिलिट्री में भी बनाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जाते हैं बेटा समुद्र की गहराई में, और अपने साथ एक सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं। उस सिलेंडर के अंदर कंपोजिशन क्या होता है बेटा? उसके अंदर हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। हीलियम 11.7% होती है, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आज तक इनका कॉम्बिनेशन नहीं पूछा गया कि कौन कितना परसेंट होता है, आज तक नहीं पूछा गया। केवल जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेना। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जब आप इस सिलेंडर को लेके जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स जब इस सिलेंडर को लेके जाते हैं बेटा हाई मतलब डीप में जाते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं, तो होता क्या है, ऊपर से पानी उनके ऊपर प्रेशर लगाता है। अब आप बताइए, जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्या जो सांस वो ले रहे हैं सिलेंडर के साथ में, क्या उतनी ज्यादा नाइट्रोजन और हीलियम ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होकर ब्लड में नहीं घुल जाएगी? ये बिल्कुल घुल जाएगी। यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, उतनी ज्यादा नाइट्रोजन और हीलियम मिक्स हो जाएगी ब्लड में। ठीक है। जैसे ही आप पानी से बाहर आओगे वापस, तो क्या होगा, प्रेशर तो खत्म हो गया, और जैसे ही प्रेशर खत्म हुआ तो बताइए आपके अंदर जो गैसेस घुली थी हाई प्रेशर पे, उनका प्रेशर तो फिर कम होगा ना, फिर वो कहां पे आएंगी बेटा, बाहर निकल के आएंगी। और बेटा नाक से और मुंह से वो बुलबुले की फॉर्म में आती हैं, बबल्स बनाती हैं, जिनकी वजह से बॉडी में बेटा बेंड जनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, बेंड जनरेट होता है बेटा, हाथ और पैर टेढ़े पड़ जाते हैं। क्या होते हैं, हाथ और पैर के अंदर बेटा बेंड जनरेट हो जाते हैं। ठीक है बात। चलिए, वो अलग बात है कि मोदी जी हमारे प्रोफेशनल हैं। चलिए, फॉर क्लाइंबर्स पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड, यानी कि वे लोग जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे बेटा क्लाइंबिंग करते हैं, वे भी अपने साथ कभी कभी सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं, और कभी कभी बिना सिलेंडर के भी मतलब वो लोग चढ़ाई करते हैं वहां पे। तो आपको ये समझना होगा, जो पहले थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था उसी के बेसिस पे, कि जो लोग हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे बेटा प्रेशर की वैल्यू है कम। तो आप ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं आप, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। किसके अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर। जितना कम प्रेशर होगा बेटा, हायर एल्टीट्यूड पे ना प्रेशर की वैल्यू कम होती है, पहाड़ों पे प्रेशर की वैल्यू कम होती है। यदि प्रेशर की वैल्यू कम होगी बेटा, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कम नहीं होंगे, बिल्कुल कम होंगे। इसका मतलब जो सांस आप ले रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन कम घुलेगी। ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन कम घुलेगी बेटा, तो क्या बताओ, क्या माइंड प्रॉपर वे में काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो एक सवाल पूछा जाता है बेटा कि पहाड़ों पे रहने वाले लोगों के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम बताइए। तो आप याद रखेंगे उस बीमारी का नाम होता है अनोक्सिया। क्या होता है, अनोक्सिया।
यानी कि जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की लैक हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसी बीमारी को बोला जाता है अनोक्सिया। और इस बीमारी में क्या होता है भैया, इस बीमारी में थिंकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है बात। चलिए, एक डेफिनेशन रह गई थी आपकी पीछे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ऐसी प्रॉपर्टीज, आइडियल सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, जो केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, ना कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, कौन कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास, हाँ एक ये राउल्ट लॉ समझना ही होगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया ना, हेनरी लॉ कहां से होता है? जब आप लिक्विड के अंदर गैस बोलते हैं तब आता है हेनरी लॉ। राउल्ट लॉ कहां पे आता है भैया? राउल्ट लॉ आता है कहां पे, ध्यान से सुनना। राउल्ट लॉ आता है कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने 2 लिक्विड को आपस में मिक्स किया, एक लिक्विड का नाम ए था और दूसरे का था बी। ठीक है, इस कंटेनर को मैंने ऊपर से बंद कर दिया। जब आप इस कंटेनर के लिक्विड को हीट करते हैं भैया, तो क्या होता है, इस ए के पार्टिकल की और बी के पार्टिकल्स की क्या बनती है, यहाँ पे वेपर बनती हैं। क्या बनती है भैया? यहाँ पे वेपर बनती हैं। ठीक, तो किस पार्टिकल की कितनी वेपर बनेंगी, यही बताता है राउल्ट लॉ। किस पार्टिकल की कितनी वेपर बनेंगी, यही कौन बताएगा भैया? राउल्ट लॉ। वेपर अगर बनेंगी तो क्या वो वेपर प्रेशर नहीं लगाएंगी कंटेनर की वॉल के ऊपर? बिल्कुल लगाएंगी। इसका मतलब वेपर जनरेट करती है यहाँ पे वेपर प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड की वेपर प्रेशर कितनी होगी, ये डिपेंड करता है आपने ए के और बी के मोल फ्रैक्शन कितने लिए हैं। आप यदि ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा लेके चलेंगे तो बेटा वेपर भी तो ए के पार्टिकल की ज्यादा बनेंगी। यदि बी के मोल फ्रैक्शन आप ज्यादा लेके चलेंगे तो पार्टिकल भी, वेपर भी बी के पार्टिकल की ज्यादा बनेंगी। सही है ना बात? इसी बात को बताया था राउल्ट लॉ। कैसे बताया था, ध्यान से सुनना। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन गैसियस फेज, कंपोनेंट कौन सा हो सकता है आपके पास, या तो ए या फिर बी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या बराबर होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ध्यान से सुनना, यदि आप ए के बारे में बात करें, ए का वेपर प्रेशर कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्योर प्रेशर ऑफ ए। प्योर प्रेशर से मतलब है यदि आप अकेला ए मान के चलें तब उस कंडीशन में कितनी वैल्यू आई थी ए के वेपर प्रेशर की, उसको बोला पी ए नॉट। यदि आप ए ना मान के केवल बी के पार्टिकल ही मान के चलें, उस कंडीशन में बी के पार्टिकल्स का प्योर प्रेशर कितना आया था, उसको बोला जाता है पी बी नॉट। तो आपने निकाला पी ए इज इक्वल्स टू चाई ए पी ए नॉट, पी बी इक्वल्स टू चाई बी पी बी नॉट। यदि आप पी ए और पी बी को आपस में ऐड कर दें तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। इसका मतलब टोटल प्रेशर फिर कितना होगा? पी ए नॉट प्लस चाई ए पी बी नॉट प्लस चाई बी। ठीक है बात? ये बताया था बेटा राउल्ट ने। बस इतनी सी बात थी। तो आप एक दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन होती है तो मैं तरीका बताता हूं। हेनरी लॉ काम करता है जब आप गैसेस को घोलते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है बात, और राउल्ट लॉ काम करता है जब लिक्विड के अंदर से गैसेस निकल के जाती हैं बाहर। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास सवाल, सुनिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, हेनरी लॉ क्या होता है, ये भी बता दिया। अगला है आपके पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। चलिए, क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ध्यान से सुनो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था ना केबी, ये वही केबी है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी भी लिक्विड के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, अब इस नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब है, यानी ऐसा सॉल्यूट जिसके वेपर नहीं बन सकते, ऐसा सॉल्यूट जिसके वेपर नहीं बन सकते उसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, जब भी आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, वेपर प्रेशर घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। याद रखेंगे ये बात। तो ये कह रहा है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट घटा जब आपने किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का 1 मोल मिलाया
किसके अंदर बेटा? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। इसी को बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। एनसीईआरटी में इसका एक दूसरा नाम भी दे रखा है जिसको बोला जाता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एग्जाम में बेटा आपसे डेफिनेशन अगर मोलर एलिवेशन के नाम से नहीं पूछी तो आपसे इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से पूछेगा, याद रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। यूनिट क्या होती है इसकी? केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल। ठीक है। जैसे आपने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक है। चलिए अगला है आपके पास वांट ऑफ फैक्टर। अब ये वांट ऑफ फैक्टर क्या बीमारी है? वांट ऑफ फैक्टर बेटा कुछ नहीं है, एक्चुअली में क्या है कि दो केसेस होते हैं, एक एसोसिएशन और एक डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने की वजह से जो आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी अमाउंट को, उसमें बेटा एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। उसी के बेसिस पे जब आप मोलर मास निकालते हैं तो उसी को बोला जाता है एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास। ठीक है। क्योंकि जब आप डिसोसिएशन करते हैं किन्हीं भी पार्टिकल्स का, सपोज कीजिए आपने NaCl के पार्टिकल का डिसोसिएशन किया, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, सुनना। सपोज कीजिए आपने NaCl के पार्टिकल्स का डिसोसिएशन किया, और डिसोसिएशन का मतलब होता है बेटा टूटना। आपने इसे पानी के अंदर डाला, आप NaCl का कितने पार्टिकल लेके चले भैया? 1 पार्टिकल। जब ये टूटे तो ये टूटा भैया Na+ और Cl-, 2 पार्टिकल्स में टूट गया। सपोज कीजिए आप लेके चले MgCl2। ठीक, आप MgCl2 का 1 पार्टिकल लेके चले, तो जब ये टूटेगा पानी में भैया तो कैसे टूटेगा? Mg2+ और 2Cl-, ऐसे ही टूटेगा ना। सपोज कीजिए आप लेके चले Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका आप 1 पार्टिकल लेके चले, जब आप इसे पानी में डालेंगे तो ये क्या बन के आएगा? ये बनेगा भैया 3 टाइम्स ऑफ Al, 3 2 2 एल्यूमिनियम है ना, 2 पार्टिकल ये बने प्लस, और 3 पार्टिकल बने भैया क्लोरीन के। सुनना ध्यान से, आप NaCl का 1 पार्टिकल लेके चले, बन के कितने आए? 2। NaCl2 के आप 1 पार्टिकल लेके चले, बन के कितने आए भैया? 1 Mg और 2 क्लोरीन, कितने बने? 3। आप Al2SO4 का होल थ्राइस 1 पार्टिकल लेके चले, बन के कितने आए? 2 एल्यूमिनियम के और 3 क्लोरीन के, कितने बने भैया? 5। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल पानी में डालने के बाद भैया बढ़ रहे हैं, इसको क्या बोला था मैंने? डिसोसिएशन। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन कराने पे भैया बढ़ रहे हैं तो क्या बताइए? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर पे। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे डबल हो गए, यहाँ पे ट्रिपल हो गए, तो क्या जब नंबर ऑफ पार्टिकल डबल होंगे तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल नहीं होंगी भैया? बिल्कुल डबल होंगी। यानी कि जो मोलर मास आप कैलकुलेट कर रहे थे भैया पेन और कॉपी के साथ में, उसका मतलब जब आपने प्रैक्टिकल बेसिस पे उन चीजों को देखा तो मास में तो एबनॉर्मेलिटी निकल के आ गई। इसी को बोला गया एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास। इसको दूर करने के लिए एक फैक्टर बनाया, किसने? वांटॉप ने। उसी को बोला जाता है वांटॉप फैक्टर। ठीक है। इसी को नाम दिया गया एक करेक्शन फैक्टर, कि यदि इस वांटॉप फैक्टर का मल्टीप्लाई करा दिया जाए किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो जो एबनॉर्मेलिटी आ रही थी बेटा वो एबनॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये निकाली कैसे जाती है? रेशियो ऑफ एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस व्हेन सब्सटेंस इज डिसॉल्व टू द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एज कैलकुलेटेड। यानी कि इसको डिनोट करते हैं I से। I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जब आप पेन और कॉपी से कैलकुलेट करते हैं तब, और तब आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैलकुलेट किया तब, इन दोनों का जब भी आप रेशियो निकालते हैं तो एबनॉर्मेलिटी को दूर करने के लिए करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आ जाती है। ये वही चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब भी आप डिसोसिएशन का केस लेते हैं तो हमेशा वांटॉप फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, हमेशा ज्यादा आती है। क्यों आती है ज्यादा? क्योंकि डिसोसिएशन के केस में पार्टिकल्स टूट जाते हैं। 1 पार्टिकल आपने NaCl का लिया, ये 2 पार्टिकल्स में टूट गया। MgCl2 का 1 पार्टिकल लिया, 3 पार्टिकल में टूटा। Al2SO4 का होल थ्राइस आपने 1 पार्टिकल लिया, 5 पार्टिकल में टूट गया। यानी कि I की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। लेकिन अगर आप लेके चलेंगे एसोसिएशन का केस, तो एसोसिएशन के केस में हमेशा वांटॉप फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आती है, हमेशा। क्यों आती है? क्योंकि जैसे आप लेके चले इथेनोइक एसिड के आप 2 पार्टिकल लेके चले, इथेनोइक एसिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपने आप का डाइमराइजेशन कर लेते हैं। मैं आपको समझाऊंगा डाइमराइजेशन और टेट्रामराइजेशन या ट्राइमराइजेशन क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए
आप इथेनोइक एसिड का 2 पार्टिकल लेके चले थे, पानी में डालने के बाद में इन दोनों पार्टिकल्स ने आपस में एसोसिएशन कर लिया, दोनों पार्टिकल्स आपस में जुड़ने के बाद में एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब जब आप पेन और कॉपी के साथ में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने इसके 2 पार्टिकल्स कंसीडर किए थे, ठीक है ना बात। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा तो प्रैक्टिकल बेसिस पे तो ये एक ही पार्टिकल था। क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट नहीं जाएंगी? बिल्कुल घट जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, सही है ना बात। यदि जब 2 पार्टिकल आपस में कंबाइंड होते हैं उसे बोला जाता है डाइमराइजेशन, और जब 3 पार्टिकल आपस में कन्वर्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसे बोलते हैं ट्राइमराइजेशन, और जब 4 पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं उसे बोलते हैं हम टेट्रामराइजेशन। एबनॉर्मल मोलर मास, ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी, कैलकुलेटेड मोलर मास डज नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, इट इज आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला है आपके पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। ऑस्मोसिस रियलिटी में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर किसी भी पार्टिकल्स का एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होता है। हमारी सिलेबस में ऑस्मोसिस का मतलब किस पर्सपेक्टिव में है वो सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि जब मान के चलिए आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, इसे देखिए, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एक यहां पे गड़बड़ है, बड़े ध्यान से सुनना। क्या गड़बड़ है? मैंने आपको बताया था दुनिया की हर चीज हायर टू लोअर ट्रेवल करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लेकिन ऑस्मोसिस, केमिस्ट्री में ऑस्मोसिस एक अकेली ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्लो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है बात, याद रखेंगे आप। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू एसपीएम। एसपीएम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है मैं अभी समझाऊंगा, सुनना। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में आपने एक साइड में माना है किसी भी सॉल्वेंट को, एक साइड में माना है आपने सॉल्यूशन को। मुझे ये बताइए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? आप कहेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, इसीलिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज्यादा होगी, ठीक है। मैंने इसको लिखा लेस कंसंट्रेटेड, इसको लिखा मैंने हायर कंसंट्रेटेड, ठीक है। बीच में हमने लगाई है बेटा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है आधी परमिएबल, मतलब ये केवल परमिट करती है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल ही सॉल्यूशन की तरफ फ्लो कर सकते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल सॉल्वेंट की तरफ फ्लो नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोला गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बनी हो सकती है बेटा पर्चमेंट पेपर की बनती है, सेलोपियन टेप की बनती है, और एनिमल मेम्ब्रेन की भी बनती है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दूसरे शब्दों में सुनना, द फ्लो ऑफ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रोसेस को कराने के लिए आपने कोई भी एफर्ट नहीं किया है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद से हो जाती है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पूछी जाती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। ये वही आरओ है बेटा जो पानी प्योरीफाई करने के लिए यूज में लिया जाता है, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। अब सुनना बड़े ध्यान से, इसमें क्या होता है, आपने लिया था इधर सॉल्वेंट लिया था, आपने इधर साइड में लिया था सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, ये आप जानते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ऑस्मोसिस के अंडर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ ट्रेवल कर रहे थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन हुआ क्या, इन दोनों के ऊपर जो प्रेशर काम कर रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक या PATM। अब इसने क्या किया, इस सॉल्यूशन साइड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जिसको आपने क्या बोला, पाई। इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से क्या होगा, सपोज कीजिए ये एक पिस्टन है, क्या है, एक पिस्टन। आप जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे ये सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या होंगे बेटा, कंप्रेस होंगे।
कंप्रेस, जितने ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतने ज्यादा पार्टिकल कंप्रेस होंगे। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स को कहीं से भी निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपने ऊपर से प्रेशर और ज्यादा लगाया तो ये पार्टिकल एक हाई प्रेशर के बाद में इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाएंगे और कहां की तरफ फ्लो करेंगे बेटा, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेंगे। मींस जब भी आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर, उस प्रेशर के इन्फ्लुएंस के कारण हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करने लग गया, सॉल्यूशन के पार्टिकल सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करने लग गए। अब आप मुझे बताइए, क्या ये प्रोसेस ऑस्मोसिस की रिवर्स नहीं है? बिल्कुल रिवर्स है भैया। यदि ये ऑस्मोसिस की रिवर्स है तो क्या मैं इसका नाम रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है बात। दूसरा, एक चीज आपसे भी एग्जाम में यहां से पूछी जाती है कि यदि आप पाई को एक्स्ट्रा प्रेशर मान के चल रहे हैं और सी को मान के चल रहे हैं कंसंट्रेशन, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की होगी ना, आपको उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और यदि पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को दबाने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो आप कहेंगे कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इन दोनों को मिला के मैं कहूं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। जब आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको आप बोलते हैं पाई इज इक्वल्स टू सी, ऐसे लिख लीजिए, आर सी टी। अब ये आर क्या है यहाँ पे भैया, आर है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है बात। अब यदि आप इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखो मैं करके दिखाऊं। आप जानते हैं कि पाई बराबर क्या निकाला मैंने, आर सी और टी। आप जानते हैं सी बराबर क्या है, सी बराबर है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है भैया, कंसंट्रेशन निकाली जाती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। रखिए, आपने रखा आर टाइम्स ऑफ एन अपॉन वी इंटू टी। पी को वी को दरबीजिए तो ये आता है पाई वी इज इक्वल्स टू, ये आ गया एन आर और टी। ये वही इक्वेशन है बेटा जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। कौन सी? आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी? आइडियल गैस इक्वेशन। ये उसी से मिलती जुलती है। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और ये क्या है, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे पाई क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई जो आपने किया है, ये वो है। ठीक है, आगे देखिए, मेन सवाल बेटा यहां से बनेंगे आपके एग्जाम में, और एग्जाम में यहां से सवाल आ भी चुका है। यदि आप ये समझ पाए हों कि ऑस्मोसिस क्या होता है तो उसी के बेसिस पे बनते हैं बेटा 3 तरह के सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। आप किन्हीं ऐसे 2 सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है या दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। आप मुझे बताइए, यदि दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? आप कहेंगे जब कंसंट्रेशन ही सेम है तो फ्लो तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यदि सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है तो कहीं पे भी फ्लो नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड सीरम टू फिजियोलॉजिक सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि आपने एनएस की बोतल देखी होगी जिसके अंदर सलाइन पानी आता है, सलाइन वाटर आता है। जब किसी भी व्यक्ति को कमजोरी हो जाती है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए एनएस की बोतल लगाई जाती है। इस एनएस की बोतल की जो कंसंट्रेशन आती है बेटिया वो होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो ब्लड होता है ना, ह्यूमन ब्लड होता है, इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होती है, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो एनएस की बोतल बनाई जाती है उसके अंदर जो सलाइन वानी होता है उसकी कंसंट्रेशन को ब्लड की कंसंट्रेशन के साथ आइसोटोनिक बनाया जाता है, ताकि फ्लो ना तो ब्लड की तरफ से एनएस की तरफ हो और ना एनएस की तरफ से ब्लड की तरफ हो। ठीक है ना बात, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा एक्सटर्नल सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। हाइपर मतलब ज्यादा हो, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड, यानी हमारी बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में उस एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। अब सुनना क्या होगा, सपोज कीजिए आपके पास ये एक इंजेक्शन है,
ये जो इंजेक्शन आप लगा रहे हैं बॉडी के अंदर, इस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन क्या है भैया, इस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन है ज़्यादा। यदि इंजेक्शन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आपके ब्लड की या आरबीसी की, आपकी आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या है, आरबीसी की कंसंट्रेशन है कम, इसकी कंसंट्रेशन है लो, और इस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन है ज़्यादा। अब आप जानते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, हमेशा फ्लो होता है भैया लो टू हाई। कहाँ की तरफ होता है भैया, लो से हाई की तरफ होता है। आरबीसी की कंसंट्रेशन कम, इंजेक्शन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो आरबीसी से फ्लो कहाँ की तरफ होगा भैया, इंजेक्शन की तरफ। इसका मतलब आरबीसी का जितना भी कंटेंट है वो सब कहाँ पे निकल के आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। यदि आरबीसी का कंटेंट निकल के बाहर आ गया तो आप मुझे बताइए क्या आरबीसी क्या कर जाएगी, आप कहेंगे आरबीसी श्रिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी भैया, श्रिंक कर जाएगी, आरबीसी सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और आरबीसी का सिकुड़ना यानी कि ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होना, उसी को बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं उसको, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में कम हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, इस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन क्या है, इस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन क्या है भैया, कम है। ठीक, और जो आपकी आरबीसी है, इस आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या है, आरबीसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक, तो फ्लो कहां से कहां की तरफ होता है, हमेशा फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसका मतलब इंजेक्शन कहां चला जाएगा, इंजेक्शन आरबीसी के अंदर चला जाएगा, और जब इंजेक्शन आरबीसी के अंदर चला जाएगा तो आरबीसी स्वेल कर जाएगी। क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, आरबीसी फूल जाएगी। ठीक, और यदि बेटा ज्यादा कंसंट्रेशन का इंजेक्शन हुआ तो आरबीसी इतनी ज्यादा स्वेल कर जाती है कि आरबीसी के फटने के चांसेस हो जाते हैं, और उस बीमारी को बोला जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। बॉडी के अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में मतलब फूल जाती है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे इंजेक्शन भी यूज नहीं करने हैं जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड से ज्यादा हो या कम हो। इसीलिए कोशिश करी जाती है कि जितने भी इंजेक्शन मार्केट में बनाए जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, उन सभी की कंसंट्रेशन ह्यूमन ब्लड की कंसंट्रेशन के साथ में आइसोटोनिक रखी जाती है। ठीक है बात, चलिए अगला सवाल आपके पास है, व्हाट इज हेनरी लॉ, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ इट। मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि हेनरी लॉ क्या होता है। जब भी आप किसी भी गैस के पार्टिकल्स को लिक्विड के अंदर घोलने की कोशिश करते हैं अंडर हाई प्रेशर, तो उसी को बोला जाता है हेनरी लॉ। मीन्स आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक शब्द में मैं कहूं P इज इक्वल्स टू KH चाई गैस, इसी को बोला जाता है हेनरी लॉ। ठीक, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके एप्लीकेशन आपने समझे थे कार्बोनेट बीवरेज के अंदर, जहां पे आप फॉर्मेशन करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का या सोडा की जो बॉटल्स वगैरह आती हैं। दूसरा आपने देखा था इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज है स्कूबा डाइविंग में। तीसरा इसका यूज देखा था आपने कहाँ पे, हायर एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग या फिर जो एडवेंचर्स के लिए जाते हैं वे वाले लोग। दूसरा यही एज इट इज सवाल पूछा है 2020 में, स्टेट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बताइए क्या होता है, What is air dilute with helium? Why is air diluted with helium in the tanks used by scuba diver? स्कूबा डाइवर के जो टैंक होते हैं जिन्हें वो लेके जाते हैं पानी में, उसके अंदर हीलियम क्यों मिलाया जाता है। सुनना ध्यान से, मैंने आपको बताया था उस टैंक के अंदर 3 गैसेस होती हैं, एक हीलियम, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। शुरू में क्या होता था बेटा, पुराने टाइम पे इस ऑक्सीजन के अंदर केवल नाइट्रोजन मिलाई जाती थी। पहले इसके अंदर केवल नाइट्रोजन मिलाई जाती थी, और जब हाई प्रेशर पे जब आप डीप में जाते थे गोताखोर, तो ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन का अमाउंट भी ब्लड में घुल जाता था, और जब वो बाहर निकल के आते थे तो वे नाइट्रोजन की गैसेस बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती थी नाक से और मुंह से, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बैंड जनरेट हो जाते थे। उस नाइट्रोजन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाने लगी बेटा, हीलियम गैस मिलाई जाने लगी। और हीलियम गैस वजन में भी थोड़ी सी हल्की होती है, और इसके इम्पैक्ट उतने ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते जितने नाइट्रोजन के मिलते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन की गैस का कंटेंट कम करने के लिए हीलियम की गैस को मिलाया जाने लगा। ठीक है, बात याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, स्टेट हेनरी लॉ, ये सवाल फिर से पूछा है और मैं ये सवाल आया था, एंड मेंशन 2 ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। मैं बता चुका हूं
गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहला सवाल, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ये बताया था मैंने आपको कि जब भी टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, सुनना, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैस के पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब यदि पानी को आपने गर्म कर दिया तो उस गर्म पानी के अंदर गैस के पार्टिकल्स कम घुलेंगे। तो इसका अगर मैं उल्टा कहूँ आपसे कि यदि आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी कम हो जाती है, और यदि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब पानी जितना ज़्यादा ठंडा होगा उस ठंडे पानी के अंदर ऑक्सीजन के पार्टिकल या किसी भी गैस के पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा घोले जा सकते हैं। तो जो एक्वेटिक स्पीसीज पानी में रहती हैं उन्हें तो फायदा है ना कि पानी ठंडा हो, जितना पानी ठंडा होगा गैस के पार्टिकल उतने ज़्यादा घोले जा सकते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए एक्वेटिक स्पीसीज कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छे से रह पाती हैं। अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 2023 का क्वेश्चन है भैया। आइडियल सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज, मतलब हर रेंज में, हर कंसंट्रेशन की रेंज में वो राउल्ट लॉ को फॉलो करने चाहिए, उन्हें कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। और यदि वो आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, उन्हें कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये मैं बता चुका हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो कराने वाले और दूसरे नेगेटिव डेविएशन शो कराने वाले। ठीक। अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथेनॉल। जब प्योर इथेनॉल के अंदर एसीटोन को मिक्स किया जाता है तो बताइए कौन सा सॉल्यूशन बन के आता है। एक बार देखिए, एसीटोन के अंदर जब आप इथेनॉल को ऐड करते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन कौन सा होता है? देखिए, एसीटोन प्लस इथेनॉल बनाने वाला सॉल्यूशन कौन सा? आप कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन। चलिए, मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के नॉन आइडियल सॉल्यूशन के सवाल एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यह सवाल भी आइडियल नॉन आइडियल से बना है। आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हाइयर वेपर प्रेशर। इनमें से कौन सा लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर 1400 डिग्री सेल्सियस और 1800 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनना, ये कहना क्या चाह रहा है। आपके पास कोई भी दो लिक्विड हैं, आपके पास एक लिक्विड है ए और एक लिक्विड है बी। इस ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास वो है 1400 डिग्री सेल्सियस और इस बी का बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास 1800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यदि ये बॉइलिंग पॉइंट हैं तो आपसे पूछ रहा है इनमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। आप ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? बॉइलिंग पॉइंट ए का कम है, तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है ना बात? यही आपसे पूछा था। अगला सवाल देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथेनॉल। वही सवाल फिर से वापस से रिपीट हुआ है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ इज ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब आप आपस में मिक्स करते हैं तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बन के आता है। ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि यहां से आपसे एग्जाम में बार बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आप मिलाते हैं किसी भी क्लोरोफॉर्म को किसके साथ? एसीटोन के साथ, तो बनने वाला सॉल्यूशन होता है भैया नॉन आइडियल। लेकिन नॉन आइडियल का भी कौन सा टाइप होता है? नॉन आइडियल का नेगेटिव डेविएशन होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव डेविएशन होता है। इसी में एक सवाल और जोड़ा है, वाई इज ए डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब आप ये जानते हैं कि नेगेटिव डेविएशन के केस में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आती है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। जानते हैं ना ये बात? तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है भैया? क्योंकि वो नेगेटिव डेविएशन शो करा रहा है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है।
राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके बीच में दो डिफरेंस बताइए। मैंने आपके लिए 5 डिफरेंस बताए हैं। कौन कौन से? एक वेपर प्रेशर का, एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का, एक डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग और एक बॉइलिंग पॉइंट का। इन पांचों में से आप कोई भी 2 डिफरेंस लिख सकते हैं। अगला देखिए, वही सवाल फिर से रिपीट हो गया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। अगला सवाल देखिए, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल आ सकता है पेपर में। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? फ्रॉम राउल्ट लॉ। आप कहेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कराते हों उन्हें हम पॉजिटिव डेविएशन एग्जाम सॉल्यूशन कहते हैं। इसके लिए हो सकता है आप एग्जाम में ग्राफ बना के आ जाएं। जैसे खैर मैं समझाऊंगा इस बात को कि इसके ग्राफ बनते कैसे हैं। ये एक आइडियल का ग्राफ बनता है। ऐसे पॉजिटिव डेविएशन शो कराने के लिए आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपवार्ड ग्राफ बना के आते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? थोड़ा सा अपवार्ड ग्राफ बनाते हैं। दूसरा देखिए, गिव एन एग्जाम्पल। पॉजिटिव डेविएशन के आपको एग्जाम्पल बताने हैं। मैंने आपको 5 एग्जाम्पल लिखाए हैं। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग फॉर पॉजिटिव डेविएशन। बताइए डेल्टा एच मिक्सिंग का साइन क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए? आप कहेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। वहां पे आपको हीट देनी पड़ेगी, इवॉल्व नहीं होगी। अगला सवाल, डिफाइन एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? क्या बताया था मैंने आपको कि ऐसे सॉल्यूशंस जो कैसे बॉयल हों, जो प्योर सॉल्यूशन की तरह बॉयल होते हों और एक डेफिनेट प्रपोर्शन में आपस में मिलाए जाते हों। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फाउंड बाय पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन शो कराने वाले सॉल्यूशन किस प्रकार का एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं? आप कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन शो कराने वाले मिक्सचर मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको दुनिया भर के बताए हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप खुद से बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल है, हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट। जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं तो प्रेशर कैसे इफेक्ट होता है? ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था जब आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल प्रेशर की वैल्यू आती है कितनी? PA नॉट चाई ए प्लस PB नॉट चाई बी। PB नॉट चाई बी। आप ये जानते हैं कि जो मूल फ्रैक्शन आपने निकाले थे जिनको आपने चाई ए और चाई बी बोला था, यदि आप इन्हें ऐड कर दें तो बनने वाली सॉल्यूशन की वैल्यू मतलब मूल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। दूसरा, यदि एक सॉल्यूशन के अंदर आपने माना कि एक ऐसा सॉल्यूट आपने लिया, ए लिया आपने वोलेटाइल, तो बनने वाली वेपर किसकी होंगी भैया? ए की होंगी। यदि आपने बी को माना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वेपर बनती है भैया? नहीं बनती। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वेपर नहीं बनती। इसका मतलब यदि आपने बी को नॉन वोलेटाइल माना तो बी के मोल फ्रैक्शन का जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा भैया? वो प्रेशर तो फिर 0 हो जाएगा। अगर बी का प्रेशर 0 हो गया तो फिर बताइए टोटल प्रेशर कितना बचेगा? टोटल प्रेशर बचेगा भैया PA नॉट चाई ए। कितना बचेगा? PA नॉट चाई ए। आपसे कह रहा है कि हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज अफेक्टेड। बिल्कुल इफेक्ट हो गया ना, कि आप कहेंगे कि वेपर प्रेशर यदि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है तो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर तो बिल्कुल घट जाएगा या बिल्कुल 0 ही हो जाएगा। आपके पास केवल एक ही सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बचेगा जो आपने वोलेटाइल की फॉर्म में लिया है। ठीक है बात। अगला सवाल देखिए, आगे आपके पास रीजन बेस्ड सवाल है, ध्यान से सुनना। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की हैं। उन चारों तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से आप हमेशा प्रेफर करते हैं किससे? आप हमेशा प्रेफर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। किस लिए प्रेफर करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि यदि आपके पास अमाउंट बहुत ही कम मात्रा में है फिर भी ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर की सारी वैल्यूज रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट करी जा सकती हैं, इसीलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं। ठीक है। Aquatic animals are more comfortable in cold water rather than in warm water. Aquatic species ठंडे पानी में ज्यादा सर्वाइव क्यों कर पाती है अच्छे से एज कंपेयर टू वार्म वाटर? ऐसा क्यों होता है ये मैं बता चुका हूं हेनरी लॉ के बेसिस पे। ठंडे पानी के अंदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा पाई जाती है इसलिए।
तीसरा सवाल है आपके पास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 m KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ द 1 m शुगर सॉल्यूशन। ये सवाल थोड़ा सा बेटा लास्ट के पोर्शन से है, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं आपको समझना। एक कह रहा कि आपके पास एक तो है शुगर और एक है आपके पास KCl। इस KCl को जब आपने पानी के अंदर डाला तो आपने इसके भी 1 मोल लिए और शुगर के भी 1 मोल लिए, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट KCl के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिला। ऐसा किस लिए हुआ? जब आपने KCl को पानी में डाला था तो कौन सी प्रोसेस होगी भैया? डिसोसिएशन की प्रोसेस होगी। और जब आप KCl को पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा K प्लस और Cl माइनस, यानी कि आप KCl के पार्टिकल कितने लेके चले थे? 1, बन के कितने आ गए? 2, तो वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 2। जब आप करेक्शन फैक्टर का यूज करके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है भैया डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ KB इंटू M। यानी कि आप जब करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है वन टॉप फैक्टर का। अब आप मुझे बताइए क्या KCl के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 2। शुगर के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि शुगर के पार्टिकल जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे वन टॉप फैक्टर डबल हो गया तो क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी डबल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल डबल हो जाएगा। इसीलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ KCl सॉल्यूशन नियरली डबल निकल के आता है एज कंपेयर टू शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर पाई अप्लाई करा देते हैं किसी भी सॉल्यूशन की साइड पे तो क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। कहां से कहां की तरफ? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ऐसी प्रोसेस को एक हमने नाम दिया था जिसका नाम था, हमने क्या नाम दिया भैया? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोला हमने इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। अगला सवाल, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास। वही सवाल तीसरी बार आपसे पूछा है। ठीक है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ब्लड के, मतलब हो सकता है कि आप बॉडी के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हो, आप मत देखिए बॉडी के रेस्पेक्ट में, आप किसी और चीज के रेस्पेक्ट में देख लीजिए। जिस भी सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल सॉल्यूशन को, उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। यदि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, 2014 में आपसे ये सवाल पूछा है। अगला सवाल, आरबीसी श्रिंक व्हेन प्लेस इन सलाइन वाटर बट स्वेल इन डिस्टिल वाटर। आरबीसी को जब सलाइन वाटर के अंदर रख दिया जाता है तो आरबीसी स्वेल कर जाती है। मुझे एक बात बताइए, यदि सपोज कीजिए ये आपके पास है आरबीसी, क्या है आपके पास? ये आरबीसी, इधर देखिए, और ये है आपके पास सलाइन वाटर। अब आपको क्या करना है? इस आरबीसी को स्वेल कराना है। आरबीसी कब स्वेल करेगी? जब ये सलाइन वाटर एंटर कर जाएगा इस आरबीसी के अंदर। ठीक है बात। अब ये कब एंटर करेगा? ये तब एंटर करेगा जब आरबीसी की कंसंट्रेशन कैसी हो? हाई हो, और इस सलाइन वाटर की कंसंट्रेशन कैसी हो? लो हो, तभी तो करेगा भैया। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि सलाइन वाटर की कंसंट्रेशन आरबीसी के कंपैरिजन में कैसी होती है भैया? लो होती है। तो आप कह सकते हैं ये कैसा सॉल्यूशन होगा? ये होगा भैया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, लेकिन कह रहा है डिस्टिल वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है? आरबीसी स्वेल कर जाती है। ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। What happens if we place blood cell in a solution containing। यदि आपने किसी भी आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है भैया? 1.2% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और आरबीसी की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा? आरबीसी क्या करेगी भैया? आरबीसी श्रिंक कर जाएगी। ठीक है ना बात। और यदि आपने आरबीसी को ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा है जिसकी कंसंट्रेशन है 0.4% वेट बाय वॉल्यूम, मींस इसकी कंसंट्रेशन कम है और आरबीसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्लो होगा बेटा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और इस कंडीशन में आरबीसी स्वेल कर जाएगी। ठीक है, यहां से सवाल पेपर में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगला सवाल, प्रेडिक्ट स्टेट द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन आई इज फाउंड टू बी मोर देन 1। अब आपको ये बताना है यदि आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। मैंने आपको 2 केस बताए थे, एक केस बताया था मैंने आपको डिसोसिएशन का, और एक केस बताया था मैंने आपके लिए एसोसिएशन का। डिसोसिएशन के केस में जब भी आप पार्टिकल्स को डिसॉल्व कराते हैं पानी के अंदर तो वो 1 से ज्यादा पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, इसीलिए इस केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आती है। एसोसिएशन के केस में पार्टिकल्स 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से कम आती है, यहाँ पे आई की वैल्यू ज्यादा आती है। ठीक है बात, तो आपको ये बताना था कि जब आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो केस कौन सा होगा, तो फिर केस होगा भैया डिसोसिएशन का। ठीक, और जब आई की वैल्यू 1 से कम हो तो फिर केस होगा भैया एसोसिएशन का। ठीक है भैया, अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन। मैंने आपको ये बताया था कि जब आप बेंजीन को डिसॉल्व करते हैं किसी भी पानी या बेंजीन के अंदर इथेनोइक एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये डाइमर स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब इसके अंदर डाइमराइजेशन हो जाता है, इसकी 2 स्ट्रक्चर मिलके एक बना लेती हैं। तो आप मुझे बताइए यदि 2 स्ट्रक्चर मिलके एक बना लेंगी तो एक स्ट्रक्चर जाके कितना बना लेगी, एक बना लेगी आधा, यानी आधे को हम क्या कहते हैं 0.5। तो आपसे उसने वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पूछी है, तो इथेनोइक एसिड के केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है भैया, आधी निकल के आती है, फिर 0.5 निकल के आती है। ठीक है, आपसे पेपर में सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि टेट्रामराइजेशन या ट्राइमराइजेशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे कि यदि आप 3 पार्टिकल्स को मिला के एक पार्टिकल मिलाते हैं तो एक पार्टिकल से कितना बनाएंगे आप, 1 से बनाएंगे भैया 1/3, 4 से कितना बनाएंगे 1/4, आई की वैल्यू 0.25 हो जाएगी, इस केस में आई की वैल्यू 0.33 हो जाएगी। तो हो सकता है आपसे ये वैल्यू भी पेपर में पूछी जाए। अगला है वो आपके पास असर्शन और रीजन। ठीक है, सुनना ध्यान से। असर्शन कह रहा है मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेज विद टेम्परेचर। मैंने आपको ये बात चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में कहीं पे भी वॉल्यूम का टर्म देखने के लिए नहीं मिलता, इसीलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो आपका असर्शन तो गलत हो गया। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेज विद द चेंज इन टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने पे वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो आप कहेंगे असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये गलत है। ऑप्शन इसके अंदर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको 4 तरीके की पॉजिटिव प्रॉपर्टी बताई है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसीलिए आज के असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। अगला सवाल, ए रॉ मैंगो प्लेस्ड इन सलाइन सॉल्यूशन लूजेज वाटर। एक कच्चे आम को जब आप किसी भी सलाइन वाटर के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है, मैंगो का मटेरियल बाहर निकल के आ जाता है, और जब आप इसको किसी पिकल के अंदर रखते हैं तो ये स्राइवल कर जाता है। ये क्या करता है, ये स्वेल कर जाता है। ये किसका फिनोमिना है, ये ऑस्मोसिस का फिनोमिना है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस रॉ मैंगो स्राइवल इनटू पिकल। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही बात है आपके पास और रीजन भी सही बात है। ठीक है, अगला सवाल, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर भी मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आपने देखा था फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब यहाँ पे सी क्या है, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन ही तो है, यानी कि मोलैरिटी भी तो कंसंट्रेशन दिखाने का एक तरीका ही होती है। बिल्कुल सही बात होती है।
तो यहाँ तक थे हमारे सवाल भैया। यहाँ तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए हैं ये सवाल थे थ्योरेटिकल बेसिस, यानी कि वन लाइनर भी हो सकते हैं, दो नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा के भी हो सकते हैं। आपने देखा था कि किस तरह से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं ईयर वाइज ईयर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 साल या 3 साल पहले जो सवाल पूछे गए हैं वो वापस से ना पूछे जाएं, बिल्कुल पूछे जाएंगे। और हो सकता है कि 2023 के सवाल भी कुछ एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि सारे सेम क्वेश्चंस को एक जगह पे आपको सॉल्व कराने की, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आपका बचता है बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर का। तो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो शूट करूंगा। तो बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। यदि आप चाहते हैं कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या किसी भी दूसरे चैप्टर के, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए अपने नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और सीरीज से रिलेटेड जितने भी PYQ होंगे हम वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।